नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाग 27। लेखक मुंशी प्रेमचंद। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोलम जीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होती है। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और कारिंदे की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं हैं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यो होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वही भंग बनती थी, वही रंग उड़ता था, वही नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें ये सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोलम जीरा सब मौजूद है, पर गाय कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहां भंग में गुलाबजल और केसर और बादाम की बहार है। सेर भर बादाम गोबर खुद लाया, पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खमीरा तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है, रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हां, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने योग्य होंगी। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट, गंजा, सिर, वही बड़ी मूंछें और वही तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन खुलकर कहती है, जभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। वो तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीबी ये वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विह्वल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ। मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आदमी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है,
ये तो 5 ही हैं मालिक। 5 नहीं 10 है। घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नकद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है। 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को। बाकी बचा 1, वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटवारी और दातादीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। और यद्यपि स्वांगों में चाहे कोई नयापन न हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़ेती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सबेरा होते ही जिसे देखो उसी की ज़बान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगीबाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटवारी में चिढ़ने की बुरी आदत थी। और पंडित दातादीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वो सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, ये उनके लिए असह्य था। अगर उनमें भ्रम तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए। मेरा कितना कर्ज हो गया, ये तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दातादीन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और अकड़ दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मजूरी ना करेंगे। हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दातादीन ने सुरती फाकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ दे, करना हो करें। उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जभाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है, नहीं करेंगे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो मेरे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो। मेरे रुपए दे दो। खन्ना सेठ बनते हो तो खन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दातादीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल्लगी है। किसी को 100 रुपए उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे, मूल ज्यों का त्यों। ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आना रुपए ब्याज लेता हूं। तुम्हें गावघर का समझकर आधा आना रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेशी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से लेना। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए।
इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200। कुछ दया है? कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा। यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा। 9 साल में 30 रुपए के 200। 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा। 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 रुपए ले लो। इससे बेशी मैं एक कौड़ी न दूंगा। दातादी ने होरी को बीच में डालकर कहा। सुनते हो होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपए ले लूं, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो क्या दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर ये समझ लो, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी न जाऊंगा। जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो अपने पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आवोगे और हाथ बांध कर दोगे। दातादीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा। मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्मभीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आज स्वर में बोला। महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है। वो कौन होता है? दातादीन जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपए के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, तभी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूं महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहां काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोनी है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दातादीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा। गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा। नीति हाथ से न छोड़नी चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा। ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरिया चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कहता है? और कौन कहता है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं। तुम 1 रुपए ले लो। और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोआ जो दुखी होगा, हुआ करे। उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खोदे? बेटा, जब तक मैं जीता हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो। मैं क्यों अपनी जान दूं? ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सबेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं कहां तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है। मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया। मैं उसका देनदार नहीं हूं। उधर मुखियाओं में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में अधर्म मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना,
टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहां से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेशी न दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियाओं में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटवारी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटवारी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा, और बड़ी रानी काजल और सेंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बहया है। कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना, तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की। चमरहिया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया? और यहां कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूं। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे। न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वो खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिद की, अगर वो पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है, अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं। मोटे होते हैं घासपात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है। और क्या, अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी। और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वो कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वो तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लाल हो गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वो गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। उस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाए। मैं उनका बाप हूं, कसाई नहीं हूं। पाव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई।
धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। मां को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहां अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वो बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह न रहेगा।